हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर के 2020 और 2021 दोनों के क्वेश्चन हम करेंगे। और न्यूक्लियर वाले चैप्टर में हमारा जो सिलेबस है, रेडियो एक्टिविटी पार्ट आपका पूरा कंप्लीटली हट गया है। ठीक है, तो इससे आपको फ़ायदा हो गया। देखो, एक क्वेश्चन न्यूक्लियर से आपका पक्का आएगा, तो आप अपने 4 नंबर यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। ये जो 4 मार्क्स हैं आपके, ये आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम कंटेंट रह गया है इस चैप्टर में। मैंने आज कोशिश करी है कि मैं जो कंटेंट है उसको आपको चैप्टर के साथ साथ कंप्लीट भी करवा दूं। तो ये कह सकते हैं, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप क्वेश्चन तो करेंगे 2 साल के, उसके साथ साथ आप क्या कर लेंगे, कॉन्सेप्ट भी कर लेंगे। बाकी बात रही 23 के क्वेश्चन, वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो आगे मैंने इसमें ये भी सोचा है बच्चों कि अब 30 दिन बचे हैं आपके लिए, तो लगभग 12 वन शॉट चैप्टर वाइज मैं आपको दूंगा, और उसमें मैं ऐसे चैप्टर लाने वाला हूँ जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये 12 वन शॉट आप फॉलो करते हैं अच्छे से, तो आप यहाँ पे ऐसे चैप्टर करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो 60 टू 70 मार्क्स का वेटेज रहेगा। ऐसे हम चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमने एटम कर लिया, कल हमने एटम कर लिया, तो एक दिन का एटम चैप्टर हो गया। ठीक है, और आज हम न्यूक्लियाई कर रहे हैं, तो आज मैं इसको पहला चैप्टर मान रहा हूँ। पहला जो टारगेट है आज का मेरा, वो न्यूक्लियर फिजिक्स है। ठीक है, इसके बाद मैं आगे जाऊँगा, धीरे धीरे आपको ऐसे वन शॉट टाइप के लेक्चर दूंगा जिसमें क्वेश्चन भी होंगे, थ्योरी भी होगी, और पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर। तो न्यूक्लियाई बहुत कुछ हट गया है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियाई। तो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियाई में ये है, जो आपका सिंबॉलिक फॉर्म है किसी भी एटम में, जो आप न्यूक्लियस को देखते हैं, या आप कह सकते हैं कोई भी न्यूक्लियाइड है, उसमें जो स्पेसिफिक न्यूक्लियस है एटम का, उसका सिंबल हमारा ये होता है AZX। जहाँ पर जो Z है आपका, Z को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, Z को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, और A को बोलते हैं एटॉमिक मास, या वेट भी कह सकते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, या मास नंबर कह सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर में, या एटॉमिक जो हमारा मास है, एटॉमिक मास में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनका सम होता है। ठीक है, मतलब कोई भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा कि हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में अपने ऑर्बिट में मोशन करते हैं। तो जेड क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं A-Z जो होगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। आगे चलते हैं। 3 तरह के हमारे फिजिक्स में आपको न्यूक्लियस मिलेंगे या न्यूक्लियाइड मिलेंगे। इसको करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो हमारे न्यूक्लियॉन होते हैं, प्रोटॉन, और जो हमारा प्रोटॉन है और जो हमारे न्यूट्रॉन है, जितने भी प्रेजेंट होंगे, इसको हम कलेक्टिवली हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, न्यूक्लियॉन। आगे वर्ड आएगा न्यूक्लियॉन्स, तो ये हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बोल देते हैं। तो 3 तरह के हमारे न्यूक्लियस होते हैं, आइसोटॉप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स। तो आइसोटॉप्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारा जेड सेम होता है, ऐसे न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, और ऐसे न्यूक्लियस जिनका जेड डिफरेंट होता है और ए सेम होगा, उसको हम आइसोबार कह देते हैं। और ऐसे न्यूक्लियस जो जेड और ए पर नहीं डिपेंड करते, जो जेड और ए पे डिपेंड ना करके, आप उसमें क्या देखोगे, आप उसमें देखोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उन पे सेम होंगे, तो उसको हम बोल देते हैं आइसोटोन्स। ठीक है, अच्छा, आइसोटॉप के अगर आपको सर एग्जांपल दे दो, तो आइसोटॉप्स का आप एग्जांपल दे सकते हो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, और या आप कह सकते हो, जैसे इसके एग्जांपल पहले हो जाएंगे 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, वहीं कोई और एग्जांपल कहें तो आप ये दे सकते हैं लिथियम 6 और लिथियम 7। क्लियर है। आइसोबार के एग्जांपल में आप कह सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन है 1H3 और आपका दूसरा है हीलियम। ठीक है, हीलियम 2 फॉर्म में भी होता है,
2,3 फॉर्म में भी होता है और 2,4 भी होता है। ठीक, वैसे क्लोरीन कह सकते हैं आप, कैल्शियम और आर्गन कह सकते हो। आइसोटोन का मतलब क्या हो गया, जैसे आपको आइसोटोन का एग्जांपल बताऊं, 37 क्लोरीन 17 एक पेयर ये है जैसे, और इसका किसके साथ 39 19 के। अब इसमें आप न्यूट्रॉन निकालेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 20 न्यूट्रॉन है। तो ऐसे न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन आपके सेम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। ठीक है, क्या पता पूछ लें, छोटे छोटे टर्म्स हैं। अब देखते हैं इसकी हम प्रॉपर्टी। देखो न्यूक्लियस का जो शेप है, इसमें बहुत सारी बातें हुई कि न्यूक्लियस का शेप क्या लेना चाहिए। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बाद हमने ये एज्यूम किया कि जो न्यूक्लियस का शेप होगा वो आपका स्पेरिकल शेप होगा। और ये भी देखा गया एक्सपेरिमेंटली, अगर स्पेरिकल शेप होगा तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो मास नंबर के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये जो हमारा ए है जिसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, इसको आप मास नंबर भी कह सकते हो। तो जो हमारा वॉल्यूम होगा वो आपका ए के क्या होगा भैया, प्रोपोर्शन होगा। तो जो शेप हमारे यहाँ से बनेगा, अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम रख दें, स्पेयर का वॉल्यूम, तो वहाँ से रेडियस का रिलेशन निकल के आता है R = R0 a⁻⁴ जहाँ पर जो R0 है इसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी मीटर, क्योंकि साइंटिस्ट थे फर्मी, उन्होंने ये डिस्कवर करी थी। और जो रेडियस है, रेडियस की जो यूनिट होती है वो भी हमारी फर्मी मीटर होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फर्मी मीटर। ठीक, अब बात करें डेंसिटी की। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, अगर दो न्यूक्लियस के लिए आपको रेडियस का रिलेशन पूछें तो आपको करना क्या है, R1/R2 = A1/A2 की पावर 1/3। ठीक है, तो डेंसिटी की बात करें, जो हमारी न्यूक्लियर डेंसिटी है, न्यूक्लियर डेंसिटी हमारा वही मास ओवर वॉल्यूम से आप निकालोगे। तो न्यूक्लियर डेंसिटी हमारी कांस्टेंट होती है किसी भी न्यूक्लियस के लिए, जिसकी वैल्यू होती है 2.30 × 10⁻17 kg/-3। इसको आप मास ओवर वॉल्यूम से निकाल सकते हैं तो ये वैल्यू आएगी। अगर दो न्यूक्लियाइड के लिए आपको कहेंगे डेंसिटी का रेशियो बताओ, तो भैया ये तो फिक्स क्वांटिटी है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है, तो 1:1 आपका आंसर होगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। एटॉमिक मास, तो जैसे हम जनरल अपनी डेली लाइफ में मास को कैसे मेजर करते हैं, केजी में, ग्राम में, वैसे ही एटॉमिक मास जो है एटॉमिक मास में हम क्या करते हैं, जो मास ऑफ एटम है उसको मेजर करते हैं। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन है, इन सबको हम एटॉमिक मास के टर्म में मेजर करते हैं। और एटॉमिक मास यूनिट AMU भी आपने पढ़ा होगा, तो ये 9th क्लास में बता दिया जाता है कि न्यूक्लियर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे आपका जो AMU में हम मेजर करते हैं एटॉमिक मास यूनिट, वो होता है 1/12 टाइम्स मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, तो जो कार्बन है हमारा उसका 1/12 जो पार्ट होगा वो हमारा एक AMU होता है। अगर आप इसकी इसमें वैल्यू रख देते हो तो एक AMU की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 1.66 × 10⁻27 kg। सॉरी, मास ऑफ जो कार्बन है, ये हमने डेटा अपना जो कार्बन का हमारा मास था वो रख दिया और ये निकल के आ जाएगा। तो जो AMU में है, जितने भी आपके न्यूक्लियस में डिस्टेंस होगी सब हम मास होगा वो हम AMU में मेजर करेंगे। अब जैसे मान के चलो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास आपका आपने आज तक पढ़ा है 9.1 × 10⁻31 kg। तो अगर इसको आप AMU में रिप्रेजेंट करें, क्योंकि आपको kg और AMU का रिलेशन है, तो kg से इसमें करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो वहाँ पर ये वैल्यू क्या पता दी हो या नहीं दी हो, क्योंकि JEE में बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन अब बनने लग गए हैं, तो इसकी वैल्यू इतनी AMU निकलती है। और वहीं अगर आप मास ऑफ प्रोटॉन की बात करो, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6726 × 10⁻⁻27 kg। अगर इसको भी आप AMU में कन्वर्ट कर दो इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो आपका ये निकल के आता है प्रोटॉन का 1.0073 AMU।
और अगर आप कहें सर न्यूट्रॉन का भी बता दीजिए, तो न्यूट्रॉन का मास आपका थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होता है प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा होता है, ये आपकी वैल्यू होती है। तो इसको भी अगर आप AMU में कन्वर्ट करोगे तो जो 1.7 है यहाँ पे आ जाएगा 1.0086 AMU। तो ये हमने AMU के टर्म्स में सारे मास क्या कर लिए, कन्वर्ट भी कर लिए। ठीक है भैया। अच्छा, आगे चलते हैं। इसी में एक रिलेशन कई बार ये भी आ जाता है कि मेगा जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आप सभी को पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आए कि अगर मास एक AMU है तो एनर्जी अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वल टू mc² से कितनी हो जाएगी, तो वहाँ से जो एनर्जी निकलती है वो निकलती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ये बोल सकते हैं एक रिलेशन और, एक AMU इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। ये यूनिट है जो आपको हेल्प करेंगी। अब देखिए क्वेश्चन कैसा आया है आपके 22 में भी 23 में भी बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। देखो मास नंबर दिया है आपको 4:3, कह रहे हैं दिया न्यूक्लियर डेंसिटी। सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं है, न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर होती है, तो फिक्स होती है 2.3 इंटू 10⁻17। तो दोनों का रेशियो हमेशा 1 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि एटम ऑफ ईच एलिमेंट, आपको इसमें से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट निकालने हैं। ठीक है, तो पहला कह रहे हैं जो एटम है आपका वो इमिट करता है करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, ये आपका एटम वाले चैप्टर से है। तो जो ए वाला ऑप्शन है वो आपका तो सही है। अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट, बिल्कुल, और वो ऑर्बिट जो होती हैं उनके लिए एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π। तो बी ऑप्शन भी सही है। तीसरा करें तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन साइज, साइज पे डिपेंड नहीं करता है। न्यूक्लियर डेंसिटी साइज, शेप और मास नंबर किसी पे डिपेंड नहीं करता है। डी कह रहे हैं फ्री न्यूट्रॉन इज स्टेबल बट अ फ्री प्रोटॉन डीके इज पॉसिबल, ये भी गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी तो अब है नहीं सिलेबस में, फिर भी देख लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज द इंडिकेशन ऑफ, यहाँ ये सही है, रेडियो एक्टिविटी हट गई है, तो करेक्ट ऑप्शन जो आया था यहाँ वो था ABE ओनली। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी होती तब है जब स्टेबिलिटी चाहिए उसको। अच्छा, NCERT का क्वेश्चन देखते हैं। एक NCERT का क्वेश्चन है, दो स्टेबल आइसोटॉप हैं लिथियम के, और लिथियम के जो आइसोटॉप हैं एक है Li6 और एक है Li7। तो और उनका जो एविडेंस है नेचर में जो पाए जाते हैं वो 7.5% और 92.5%। तो आइसोटॉप का मास इतना है, तो एटॉमिक मास देखो NCERT में भी है आपका ये क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसा दिया रहेगा तो एवरेज एटॉमिक मास, अभी तक JEE में क्वेश्चन नहीं आया है, पहला ही क्वेश्चन है। तो एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है इन टर्म्स ऑफ आइसोटॉप्स। इसमें इसका जो आपका आइसोटॉप है उसका मास ले लो। जैसे मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप मान लो M1 आपको दिया है, M2 दिया है, और वो जो एविडेंस है उनके जो उनके मान लेते हैं X%, X1% और X2% है। तो इसका फॉर्मूला होगा M1 और उसका मास नंबर के साथ किसका इंटू कर देंगे, जो उसके हमारे पाए जाने की संभावना है, प्लस M2 X2, और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हमेशा 100 क्योंकि परसेंटेज में आता है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो M1 की वैल्यू कितनी रख दोगे, M1 की वैल्यू रख दोगे, अगर इसको M1 एज्यूम करते हो तो आ जाएगा 6.015 इंटू X1, आप इसका 7.5 का इंटू करना पड़ेगा, प्लस M2 की वैल्यू रख दोगे ये वाली 7.01600 इंटू X2 है 92.5 और अपॉन में कितना हो जाएगा 100। बस अब आपको ये सॉल्व ही करना है और इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट 6.9 के आसपास आ रहा है, 6.9 AMU। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 ये भी NCERT का है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कैलकुलेट हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर फॉर हेड ऑन कोलिजन ऑफ 2 न्यूट्रॉन। तो देखो वैसे तो इन्होंने हिंट दिया है, लेकिन आपके वहाँ एग्जाम में ये हिंट बिल्कुल भी नहीं होगा, वहाँ पे क्वेश्चन होगा। तो जो हेड ऑन कोलिजन होता है,
जो आपका हेड ऑन कोलिजन है वहाँ पे जो हाइट कह रहे हैं, जो हाइट ऑफ बैरियर कहते हैं, तो जो हाइट ऑफ बैरियर है कोलिजन में और दो चार्ज पार्टिकल के केस में पोटेंशियल बैरियर, वो होता है कूलोम्बिक बैरियर। क्योंकि दो तरह के हमारे यहाँ पे चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो उसमें एक कूलोम्बिक फोर्स लग जाएगा। तो कूलोम्बिक बैरियर होता कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, E²/2r। ये आपने क्या ले लिया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। E² क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है तो E × E² हो जाएगा, डिस्टेंस उसकी ऑन एवरेज 2r हो जाएगी। बस वैल्यू ही पुट करनी है आपको। एक बार आप वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 9 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो रख लीजिए, चार्ज है सॉरी, और अपॉन में 2 × r की वैल्यू रख लीजिए 2 × 10⁻⁻15। सॉल्व कर दीजिए और इसका आंसर 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास निकल के आएगा। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि पोटेंशियल बैरियर जो होगा वो कूलोम्बिक बैरियर है एक तरह से। टॉपिक 2 है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसके बाद हम देखेंगे हल्का सा थ्योरेटिकल देख लीजिए। जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है जो चैडविक साहब ने करी आपकी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो पूछा जा सकता है किसने करी। तो पहला पॉइंट ये है कि जो हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है वो चैडविक ने करी और नियर अबाउट ये मान के चलिए 1932 के आसपास करी उन्होंने। उसके बाद उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 2-3 साल बाद, ठीक है। तो चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें अल्फा पार्टिकल को पोलोनियम सोर्स से निकाला और बेरिलियम पे उसका कोलिजन किया, या आप ये कह सकते हो पेंट्रेट किया। जब हमने पेंट्रेट किया तो कुछ जो हाईली पेंट्रेटिंग रे जो हमने बेरिलियम क्रिस्टल से निकली वो कहीं डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, ठीक है। अल्फा पार्टिकल को उन्होंने क्या किया, बेरिलियम सोर्स पर जब डाला तो कुछ ऐसी रे निकली जो हमारी बेरिलियम मेटल से ऐसी रे निकली जो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो उन्हीं को फिर ऑब्जर्व किया तो ये देखा कि एक कुछ अलग टाइप के हमारे यहाँ पार्टिकल होते हैं और उसको हमने न्यूट्रॉन कहा और न्यूट्रॉन का सिंबल ये हो गया, ठीक है। अच्छा, मास इसका लगभग क्या था, प्रोटॉन के ही बराबर था, लेकिन प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा है। और जो रिएक्शन थी उस कोलिजन की कह सकते हो वो ये थी, जब आप इसको भेजोगे तो एक न्यूट्रॉन निकल के आया और एक कार्बन बाहर निकल के आया। अब जो न्यूट्रॉन है इसमें चार्ज कितना होता है, चार्ज इसमें 0 होता है, आप इसको न्यूट्रल भी कह सकते हैं। और मास इसका जो है वो लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। और आप ध्यान ये रखें कि प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। डी ब्रोगली के क्वेश्चन में इसका आप यूज कर सकते हैं। तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा। न्यूट्रॉन आपका एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, सब में होता है ये हाइड्रोजन को छोड़ के। अच्छा, कोई चार्ज नहीं है इसमें, ये भी आपने देख लिया। अब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन आउटसाइड अगर न्यूक्लियस देखें, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर अगर आप न्यूट्रॉन देखते हैं तो ये स्टेबल होगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से बाहर इसको निकाल देते हैं रेडियो एक्टिविटी या किसी से, तो आउटसाइड हमारा जो न्यूट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये भी कह सकते हैं आयनाइजिंग पावर जो इसकी होती है, लो आयनाइज करने की पावर होती है, ठीक है। अच्छा जी, रेडियो एक्टिविटी इंड्यूस करने के काम आती है, वो अब है नहीं सिलेबस में, तो आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फोर्स, तो बच्चों देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये चार्ज इनके पास नहीं होता है, जबकि ये पॉजिटिव चार्ज हैं। तो जो इनके बीच में, और ये भी देखा गया है कि जो न्यूक्लियन के बीच में एवरेज डिस्टेंस है, दो न्यूक्लियन के बीच में एवरेज डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर के आसपास है। इस सेपरेशन पे जो हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं वो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज हमारे कूलोम्बिक रिपल्सन फील करेंगे, ठीक है। या आप कह सकते हैं वो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी देखेंगे। अब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स होगा जो दोनों को क्या करेगा, बाइंड करेगा। मतलब इस न्यूट्रॉन को इस प्रोटॉन से क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स।
अच्छा जी, इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं, कभी कभी एक नंबर में बन के आती हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। नंबर 2, जो हमारे न्यूक्लियर फोर्स है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। देखो न्यूक्लियस के अंदर भी आपका ये न्यूक्लियन पे लग रहा है। शॉर्ट रेंज कितना, ये मान के चलिए आप 10⁻⁻15 से कम होना चाहिए या उसके बराबर कह सकते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं 2-3 फर्मी के आसपास। तीसरा, जो न्यूक्लियर फोर्स आपका होता है ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, इंडिपेंडेंट फोर्स है। आप ये भी कह सकते हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स इक्वल होगा। अच्छा, चौथी प्रॉपर्टी आप ये कह सकते हैं ये सैचुरेशन इफेक्ट को फॉलो करते हैं। सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो न्यूक्लियन है वो अपने जो नियरेस्ट या नेबर पे न्यूक्लियन होंगे उन्हीं को क्या करेंगे, एक बाइंड करेंगे या आप कह सकते हैं इंटरैक्ट करेंगे, तो उसको सैचुरेशन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और भी प्रॉपर्टी देख सकते हैं, जब ये चार्ज इंडिपेंडेंट हैं तो ये किस पे डिपेंड करेंगे, ये स्पिन डिपेंडेंट फोर्स होते हैं। देखो वहां पे 4 स्टेटमेंट आ जाएंगे, आपको एक उसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये आया भी है 2023 में क्वेश्चन। अच्छा, एक और कह सकते हैं ये हमारे एक्सचेंज फोर्स होते हैं। एक साइंटिस्ट थे युकावा साहब कहते थे कि 2 न्यूक्लियन में जब फोर्स लगेगा तो एक पायोन्स या आप उसको मेसॉन्स कह सकते हो, मेसॉन एक पार्टिकल होते हैं, वो यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज होगा। अच्छा, सेंट्रल फोर्स भी आपने पढ़ा है, तो ये नॉन सेंट्रल फोर्स भी होते हैं। नॉन सेंट्रल मतलब क्या हो गया, ऐसे फोर्स जो हमारे अलोंग द लाइन जॉइनिंग दियर सेंटर को नहीं होंगे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात ये वाली, ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है, जो न्यूक्लियर फोर्स है उसका जो वेरिएशन है वो डिस्टेंस के वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या होगा, या आप कह सकते हो वेरिएशन विद डिस्टेंस क्या होगा। तो किसी भी न्यूक्लियन में जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है उसका डिस्टेंस से ये वेरी जो हो रहा है डिस्टेंस के साथ, ये वो ग्राफ है। ये जो R0 है, ये R0 से इसमें कंडीशन है, अगर आपका R एक जो डिस्टेंस है R0 से कम हो गया, एक कंडीशन ये हो सकती है, और दूसरा अगर आपका डिस्टेंस R से R0 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा कि अगर आपका डिस्टेंस ये जो R है इस R0 से कम हो गया और यही डिस्टेंस अगर R0 से ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स की अलग अलग कुछ नेचर है, वो क्या होता है उसको हम देखते हैं। देखिए, जब भी न्यूक्लियर फोर्स आपका ये जो सर्टेन, ये सारे एक्सपेरिमेंटल डेटा हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। चैप्टर छोटा हो गया है, चैप्टर छोटा हो गया तो ऑब्वियस बात है क्वेश्चन भी डीप बनने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आपको जैसे जो चैप्टर छोटा हो रहा है जहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपके नंबर श्योर हो जाए वहाँ पे। जैसे आपकी मॉडर्न फिजिक्स है, वहाँ से इजी क्वेश्चन आते हैं हर बार, ठीक है ना। तो जो R0 है, अगर ये डिस्टेंस R0 से कम हो गई तो आप देख रहे होगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है एकदम से, विद पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पर हमारे स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव या रिपल्सिव ही लिखिए, रिपल्सिव न्यूक्लियर फोर्स हैं। और अगर R0 से ऊपर देख रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, जीरो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, फिर जीरो हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है। तो आप ये भी याद कर सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा, यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। तीसरी बात, एज मेंशन इन एनसीईआरटी, R0 की जो वैल्यू है वो 0.8 क्या है आपकी, 0.8 के आसपास है, फर्मी मीटर कह लीजिए, इसके पास ये है, ठीक है। और जब ये R जो 0.8 है, यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स कितने हो जाएंगे, न्यूक्लियर फोर्स आपके 0 हो जाएंगे यहाँ पे। और अगर ये 0 होते हैं, अगर ये 0 होते हैं, इसका मतलब ये है
न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इस आर नॉट से पीछे आपका रिपल्सन, आर नॉट से आगे अट्रैक्शन। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला है मास डिफेक्ट, दूसरा है बाइंडिंग एनर्जी, तीसरा है पैकिंग फ्रैक्शन और चौथा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखो समझने की बात है, इतना बड़ा ये टॉपिक है भी नहीं। अगर आप मास डिफेक्ट की बात करो, जैसे आपने कोई न्यूक्लियन है, कोई न्यूक्लियस है आपके पास, आपने उसको ब्रेक कर दिया, प्रोटॉन अलग कर दिया, न्यूट्रॉन अलग कर दिए, तो अगर आप पूरे न्यूक्लियस का अब मास ऐड करें और न्यूक्लियन के मास मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऐड करें तो उसमें डिफरेंस आता है। तो जो हमारा डिफरेंस आता है किसमें, न्यूक्लियन के मास में और टोटल हमारे न्यूक्लियस के मास में, उसको हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एन मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हो गया हमारा टोटल का। इसमें से हम क्या कर देंगे, एम न्यूक्लियस का हमको जो दिया रहेगा उसको आप माइनस कर देंगे, तो मास डिफेक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मास डिफेक्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस एंड सम ऑफ रेस्ट मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियन। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़े, अगर मास डिफेक्ट के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वह है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, जो न्यूक्लियस को एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ऐसी एनर्जी जो आप न्यूक्लियस को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ब्रेक कर दें, वो मिनिमम कितनी एनर्जी है जिससे वो दोबारा इंटरेक्ट नहीं कर पाए, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और आपने मास डिफेक्ट अभी भी निकाला कि मास डिफेक्ट होगा जेड प्रोटॉन प्लस एन, एन ही शॉर्ट में पूरा ही लिख लो, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम न्यूक्लियस, ये आपने निकाला। मास डिफेक्ट। अगर आपसे कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी निकालो तो आइंस्टाइन साहब का E इक्वल टू MC स्क्वायर लगा दो, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर जब आप करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं। अगला जो इसमें है वह है पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन आपका होता है मास डिफेक्ट को आप डिवाइड कर दो, मास डिफेक्ट को आप डिवाइड कर दो मास नंबर से। अगर आप मास डिफेक्ट को मास नंबर से डिवाइड कर देंगे तो उसको हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, डेल्टा M ओवर ए भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन जो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन है ये भी हमारा एक कर्व भी आगे आएगा, वहाँ से हम देखेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, अगर पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव है किसी भी न्यूक्लियस का, अगर पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हो गया उसका जो मास नंबर है वो या तो 20 से कम है, जिसको हम लाइट न्यूक्लियाई भी कहते हैं, या फिर 200 से या 180 के आसपास से ज़्यादा है। तो ऐसे न्यूक्लियस जो 20 से कम होते हैं लाइटर न्यूक्लियाई कहलाते हैं, और जो 200 से ज़्यादा होंगे उसको हम क्या कहते हैं, हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, और इस रेंज में पैकिंग फ्रैक्शन ये डिसाइड करता है जो न्यूक्लियाई होगा इस रेंज में वो क्या होगा, अनस्टेबल। पैकिंग फ्रैक्शन से हम स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अगर पैकिंग फ्रैक्शन आपका नेगेटिव हो जाए, अगर पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव हो जाए, जो कहाँ पे होता है, जो होता है 20 से लेके 200 तक, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एनर्जी बाइंड करेगी न्यूक्लियन को। दैट मीन्स यहाँ पर आपका न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल न्यूक्लियस होगा। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो आपका रिलेट है न्यूक्लियर एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस से। यह हमें क्या बताता है, एक तो बताता है न्यूक्लियर एनर्जी को क्या है, या फोर्स की न्यूक्लियर एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को हम पैकिंग फ्रैक्शन से बता सकते हैं। अगला है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अगर हम एक कर्व ड्रॉ करें, जो कि ये आपके सामने एनसीईआरटी से लिया है, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने
यहाँ पे ले लिया, बाइंडिंग एनर्जी को न्यूक्लियन से डिवाइड किया और मास नंबर के बीच में अगर हमने कर्व बनाया, जो हमारी वाई एक्सिस में है वो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब डिवाइडेड बाय ए, और किसके बीच में, मास नंबर के बीच में कर्व बनाया। तो हुआ क्या, देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हमारी बाइंडिंग एनर्जी कर्व लीनियरली बढ़ा। तो यहाँ पर जब ये इंक्रीज हो रहा है लीनियरली, तो ये वाले जो न्यूक्लियस है हमारे, इन न्यूक्लियस को हम बोलते हैं, जहां पर ये लीनियरली इंक्रीज होता है, लाइट या लाइटर न्यूक्लियाई। इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे आपने ए बढ़ाया तो कुछ पीक्स बन के आई, ये कुछ पीक बन के आई, और जो पीक्स हैं भैया ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं कि हमारा जो एटम है, जो यहाँ पर जितने भी एटम हैं ये क्या है, स्टेबल हैं। ये एटम क्या है, स्टेबल हैं अपने पड़ोसियों से, जो भी इनके पड़ोसी हैं उनसे ये ज़्यादा स्टेबल हैं। उसके बाद कर्व क्या हुआ, ये आयरन जब आया यहाँ पर कर्व ने मैक्सिमम वैल्यू पकड़ी, और यहाँ पे जो बेंडिंग एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है आयरन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब 40 से 120 के बीच में पहुँचे तो हमारा एक एवरेज वैल्यू आई, और उसके बाद जब हम यूरेनियम पे पहुँचे, यूरेनियम की होती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी, और उसके बाद सॉरी, उसके बाद क्या हो गया, डीके होना शुरू करेगा। यहाँ से क्या हो गया, हैवी न्यूक्लियस आ गए। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं कि जो लाइटर न्यूक्लियाई है वो फ्यूजन दिखाते हैं, फ्यूजन मतलब जुड़ना, और ये हमारे फिशन दिखाते हैं, ब्रेक होंगे, ठीक है। ये फिजन दिखाते हैं, ये फ्यूजन दिखाते हैं। तो ये इसके बाद हमारा कर्व में क्या आएगा, रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट इसके बाद आएगा। एनसीईआरटी से कंक्लूजन, पिछले साल ये आए हुए भी थे, सेम कंक्लूजन पिछले बार आए हुए थे, क्या थे देखिए। पहला तो यही है कि जो हमारा ग्राफ है उसमें हमें कुछ चीजें बताई हैं। पहला हमने क्या बताया है, पहले हमने ये बताया है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी प्रैक्टिकली कहां पर, 30 से लेके 170 तक, ये हमें वैल्यू बताई है। इसके बाद क्या होगा, इनके लिए भी कम हो जाएगी, और ये 170 डेटा दिया है एनसीईआरटी में, इससे भी क्या हो जाएगी, कम होगी। तो इसका जो कंक्लूजन है वो ये है, जो फोर्स अट्रैक्टिव है, इसका मतलब है अगर A170 तक आप चलें तो फोर्स अट्रैक्टिव है और वो बाइंडिंग एनर्जी बाइंड करने के काम आएगा। 30 से 170 के बीच में जो कांस्टेंट है, इसका मतलब है न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज हो जाएगा, और ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन दिखाता है, ये फ्यूजन दिखाता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन क्या आया है कि एक न्यूक्लियाई है ए जिसका मास नंबर इतना है और बाइंडिंग एनर्जी इतनी है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अगर उसकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी है, ये स्प्लिट हो गया बी और सी में, तो इतना इतना हो गया, तो बाइंडिंग एनर्जी बी और सी की इतनी है, तो क्यू जो होगा वो कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप क्या करो, पहले तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए निकाल लो, मैं इसको ई से लिख रहा हूँ। तो पर न्यूक्लियन एक की है आपकी कितनी, 5.6, तो 220 की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी बी और सी की जब ब्रेक हो गया तो बी और सी की कितनी हो जाएगी, बी के लिए हम निकालते हैं, तो बी की हो जाएगी 105 इंटू 6.4 प्लस 115 इंटू 6.4, क्योंकि दोनों की कितनी थी, 6.4। तो अब जो बाइंडिंग एनर्जी है इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपको निकालना क्या है कि हमारी कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो आप फाइनल जिससे डीके हुआ उसमें से क्या कर लीजिए, माइनस कर दीजिए ई इनिशियल वाले को। जब आप इसको माइनस कर देंगे, जो इस वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई बी और ई सी को अगर आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1, इसको सॉल्व करके आ रहा है 1408, तो 1408 हो गया, माइनस ई ए को जब सॉल्व करेंगे ई ए कितना आ जाएगा 1232, तो 1232 अगर माइनस करोगे तो माइनस करके आ जाएगा 176, ठीक है। ये आपका 22 में आया था। अगला क्वेश्चन, ये भी आपके 21 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। और इसमें आपको क्या दिया है, फ्रॉम द डेटा अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक एल्युमिनियम इज, और एल्युमिनियम का उन्होंने सिंबल दिया है
27 एल्युमिनियम 13, मतलब इसको आपने क्या करना है, ब्रेक करना है इस न्यूक्लियस को। तो सिंपल सी बात है, जब आपको न्यूक्लियस दिया रहेगा तो मास डिफेक्ट कितना होगा, ZMP प्लस A माइनस जेड, मतलब न्यूट्रॉन MN माइनस M न्यूक्लियस। ठीक है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, Z, या आप ये कह दीजिए डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, यही होगी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो सॉल्व करिए इसको, Z की वैल्यू रख दीजिए, Z कितने होंगे इसमें 13, तो ये हो जाएगा डेल्टा M में हमारा 13 इंटू प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है 1.00726 प्लस A माइनस जेड, मतलब न्यूट्रॉन कितने हैं 27 में से 13, तो ये आ जाएगा 14 इंटू 1.00566 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है 27.18846। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आ रहा है ये 0.02716। ठीक है, अब देखो इंटू सी स्क्वायर करना है तो इंटू सी स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये मैंने एनसीईआरटी का ही रखा है, आपको किसका निकालना है, नाइट्रोजन का। तो पहले मास डिफेक्ट निकाल लो, मास डिफेक्ट कितना हो जाएगा, ZMP प्लस NMN माइनस M न्यूक्लियस। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ZMP प्लस A माइनस जेड MN माइनस M न्यूक्लियस। अब देखिए ये तो मास डिफेक्ट है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। ठीक हो गया भैया। अब देखिए जब आपने डेल्टा M निकाल दोगे तो E निकल जाएगा। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अब नाइट्रोजन के लिए आप जब सॉल्व करेंगे तो नाइट्रोजन के लिए 7 हो गया आपका Z, और जो MP की वैल्यू है, MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन नाइट्रोजन का कितना होगा, मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे आपके 1, प्रोटॉन रख लीजिए AMU में 1.00783 प्लस न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, वो भी 7 हो जाएंगे, और मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा 1.00867, और इसका आपको दिया है मास, रेस्ट मास 14.00307। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। तो ये आ रहा है आपका, अगर मैं टोटल इन दोनों के सम इंटू करके माइनस करूं तो हमें मास डिफेक्ट आ रहा है 0.11243 AMU। ठीक है, अब आप देखिए इक्वल टू MC स्क्वायर करना है, लेकिन जब आपको इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होगा तो आप क्या करना, 931 इंटू डेल्टा M कर देना, सीधा आपका आंसर किस में आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप 931 को इंटू कर देना सीधा सीधा किससे, मास डिफेक्ट से, तो आपको सी स्क्वायर का इंटू नहीं करना पड़ेगा, और आपका आंसर अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा तो डायरेक्ट आपका आंसर किस में निकल के आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, मतलब इसको सॉल्व करने का मतलब है 0.11243 को 931 से इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 104.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे देखते हैं कंक्लूजन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो फ्यूजन का मतलब क्या है, जैसे कोई एक न्यूक्लियस है और ये दूसरा न्यूक्लियस है, ये आपस में कंबाइन हो गया। ठीक है, और फिजन का मतलब क्या है, एक बड़ा न्यूक्लियस है और वो ब्रेक हो गया दो पार्ट में। तो फिजन होता है, फ्यूजन होता है जुड़ना, फिजन होता है ब्रेक होना। एक बार एनसीईआरटी में नजर मार लो। तो एनसीईआरटी में जो हमारी फिजन की डेफिनेशन है वो क्या है, देखिए ये आपकी फिजन की डेफिनेशन है। तो फिजन क्या कह रहा है, मैंने आपको बताया, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन फिजन फ्यूजन से बना तो देखिए एक तो हमें यूरेनियम का पता है, आप देखें हमने इसमें यूरेनियम यूज किया, यूरेनियम में हमने न्यूट्रॉन ऐड करा तो ये ब्रेक हो गया दो पार्ट में, इसको क्या बोलते हैं फिजन। अब देखो ये तीन तरह का हो सकता है, अगर ये आप अलग अलग कंडीशन ले लें, अलग अलग कंडीशन में ये दूसरी टाइप का रिएक्शन, ये तीसरे टाइप का रिएक्शन, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जनरल ये वाली है जो पूछी जाती है कि कितने न्यूट्रॉन रिलीज होंगे,
कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज होगी, देखो यहाँ पे लिखा है द एनर्जी रिलीज इन फिजन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियाई लाइक यूरेनियम इज ऑफ ऑर्डर कितना होगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इन्होंने कैलकुलेशन भी करी है, अगर A20 होगा तो उन्होंने इसको इंटू किया है तो लगभग 216 निकल के आई, मतलब 200 के आसपास निकलेगी। अब कंडीशन ये है कि वो कितनी आपको एनर्जी देता है, गेन कितना हुआ, तो वहां से आप निकाल सकते हैं। और वही बात आप किसकी करें, फिजन की बात करें, फ्यूजन की बात करें। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। तो जैसे ये रिएक्शन है आपकी, तो हमने यहाँ पे दो टाइप की रिएक्शन लिखी है। ठीक है, एक जो ये एग्जाम्पल है ये आपकी हाइड्रोजन साइकिल है, जिसमें दो हाइड्रोजन मिलके क्या कर रहे हैं, एक तीसरा ये बन रहा है। तो फर्स्ट रिएक्शन में हमारा 2 प्रोटॉन मिल रहे हैं और ड्यूट्रॉन बना रहे हैं, और इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है 0.42 हो रही है एनसीईआरटी के हिसाब से। और जो हमारे सन के पास जो मल्टी स्टेप में हमारी प्रोसेस होती हैं, एक तो हाइड्रोजन होती है, तो उसमें क्या होता है, 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। जो प्रोटॉन में हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोई कहता है कार्बन नाइट्रोजन साइकिल है, और कोई कहता है हाइड्रोजन हीलियम साइकिल है। तो हाइड्रोजन हीलियम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहते हैं, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, 26.7। ठीक है, इसमें कितनी होती है, 0.42, जब आपका 2 प्रोटॉन एक ड्यूटेरियम बनाते हैं, तो इतनी एनर्जी चाहिए हमको, और इसमें ये चाहिए। और अभी हमने इसमें देखा, इसमें 200 के आसपास होती है कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर जैसे इसमें हम देखें तो 7.6 के अबाउट हमने एज्यूम करा, तो ये निकल के आ गई। ठीक है, तो ये था फिजन फ्यूजन। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में कुछ बेसिक डिफरेंस बताओ, एक तो आप समझ गए कि अगर कोई एक न्यूक्लियस है और ये दूसरा न्यूक्लियस है, ये फ्यूज होके एक कोई बड़ा न्यूक्लियस बना देंगे। ठीक है, जो सबसे लेफ्ट साइड वाले हमारे न्यूक्लियस थे, जिनको हम लाइटर न्यूक्लियस कह रहे थे, अगर 2 लाइटर न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे तो मिलने के बाद वो क्या करेंगे, वो एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस बना देंगे, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और फिजन क्या कहेंगे, फिजन भैया ऐसा होता है कि जैसे मान लो एक बड़ा न्यूक्लियस है, वो ब्रेक होके 2 छोटे में ब्रेक हो जाएगा। तो अगर बड़ा न्यूक्लियस छोटे पार्ट में ब्रेक हो रहा है तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर फिजन। अगर बड़ा बन रहा है उसको आप बोल सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अब इसमें कुछ डिफरेंस देखिए, जो हमारे फ्यूजन होते हैं, फ्यूजन में क्या होगा कि हमें कंडीशन जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है वो हमें फ्यूजन में चाहिए, अदरवाइज ये लैब में नहीं होगा। तो हाई टेम्परेचर चाहिए, इसके लिए प्रेशर चाहिए, तभी सन में उतनी ज़्यादा आपकी क्या है, हीट है। इसके लिए ऐसी कोई प्रोसेस कंडीशन नहीं है। जो फिजन होता है वो आपके नॉर्मल कंडीशन पे भी हो जाता है। जो आपके एटम बम और ये सारी चीज़ें बनती हैं वो फिजन के पे बेस्ड होती हैं। अच्छा, जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें हमारे प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन वो इंटरलिंक होते हैं। ठीक है, जो इंटरलिंक होंगे वो प्रोटॉन होंगे और इसमें न्यूट्रॉन होंगे। हम कभी कभी रेडियो एक्टिविटी या कोई न्यूक्लियर प्रोसेस को स्टार्ट होने के लिए क्या करेंगे, न्यूट्रॉन दे भी सकते हैं, तो इसलिए इसमें न्यूट्रॉन इंटरलिंक होते हैं और फ्यूजन में प्रोटॉन इंटरलिंक होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। और अगर आप देखें जो आपका एनर्जी अवेलेबल पर न्यूक्लियन है वो इसके लिए क्या होगा, फिजन के लिए कम होगा, फिजन के लिए कम होती है, और फ्यूजन में जो एनर्जी अवेलेबल पर न्यूक्लियन है वो ज़्यादा होती है। अगर एक रफ डाटा मैं आपको बताऊं, ये 6.7 के आसपास होती है और ये 0.85 के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, ये हार्मफुल जो हमारे फिजन है इससे हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलेंगे। जैसे बम गिरेगा तो वहाँ पे क्या होगा, हार्मफुल चीज़ें होंगी, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आगे चलते हैं, टॉपिक 5, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन है जनरली, जैसे मान लीजिए ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, ए बी और बी, ये एक हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन में कई बार आपसे ये पूछा जाता है
इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है। तो जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन है, उस न्यूक्लियर रिएक्शन को हमारा लिखने का जो तरीका है, या आप जैसे नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं वैसे ही जो न्यूक्लियर रिएक्शन को हम न्यूक्लियर लेवल पे लिखते हैं, उसका एक तरीका होता है, उसको हम देखते हैं। उसको हम लिखते हैं एक ब्रैकेट फॉर्म में। ब्रैकेट कैसे, देखिए इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो A है इसको यहाँ लिख दिया, ये जो B है उसको यहाँ लिख दिया, ये A को हमने यहाँ लिख दिया, B हमने यहाँ कर दिया। तो ये न्यूक्लियस रिएक्शन का क्या होता है, सिंबल है। अब इसमें AB क्या है, जो एक कैपिटल A हमने बनाया है, जो हमने कैपिटल A बनाया है, ये क्या है ये देखिए, और जो हमने कैपिटल B बनाया है ये भी हमारा न्यूक्लियस है, इसको भी देखिए। और A और B क्या है वो देखिए। देखो जो कैपिटल A है वो हमारा टारगेट न्यूक्लियस है, जहां पर आपने टकराना है, टारगेट न्यूक्लियस। और जो A है वो है बॉम्बार्डिंग पार्टिकल, जिससे आपने टकराना है। और जो B है हमारा, जो हमारा न्यूक्लियस B है वो क्या होगा, फाइनल न्यूक्लियस कह सकते हैं। जो B होगा ये हमारा, यहाँ पर लिख लीजिए फाइनल न्यूक्लियस बोल दीजिए, ठीक है। अगर इसको आप टारगेट न्यूक्लियस बोल रहे हैं तो इसको बॉम्बार्डिंग पार्टिकल, हाँ तो फाइनल न्यूक्लियस लिख लीजिए, ठीक है। और जो ये है, ये जो B है, ये कोई एक हमारा पार्टिकल रिलीज हुआ है, या इमिटिंग पार्टिकल कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात होती है क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्यू वैल्यू क्या होती है, जैसा आपने ये रिएक्शन लिखी A+A एरो B+B, ये आपने एक रिएक्शन लिखी, तो हमारी क्यू वैल्यू जो हमारी इसकी होती है, क्यू वैल्यू का मतलब होता है कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कितनी एब्जॉर्ब हुई। तो क्यू वैल्यू हम जब निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू C²। ये हमारी क्यू वैल्यू होती है। अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसको हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक, अगर क्यू वैल्यू हमारी नेगेटिव आई इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। एक रिलेशन वैसे तो नहीं आएगा ये क्वेश्चन, फिर भी आप ध्यान रखिए, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो A-4/A इंटू क्या हो जाएगा, एनर्जी। या आप कह सकते हो Q लिख लीजिए, Q। ये रिलेशन होता है Q वैल्यू और अल्फा डीके में काइनेटिक एनर्जी का। तो Q वैल्यू हमारी किसी रिएक्शन वही कैसी एनर्जेटिक है, एंडोथर्मिक है, ये है, तो उसमें हम देखते हैं। इसके क्वेश्चन देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आया है, एक मिनट, ये जो क्वेश्चन आया है वो ये है, ये वाला क्वेश्चन है आपका, और आपसे पूछ रहे हैं, दो न्यूक्लियस है सामने सामने दिए हैं। अब यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है इन दोनों की इतनी इतनी, तो एनर्जी रिलीज पूछ रहे हैं। तो जब भी बाइंडिंग एनर्जी पूछेंगे ना, तो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में जो आंसर होगा, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो आप क्या करोगे, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा एनर्जी रिलीज। कितनी एनर्जी रिलीज हुई प्रोडक्ट में से, रिएक्टेंट को माइनस, तो 7.6 इंटू 4 1.1, ठीक है। और दो बार है तो इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। दो न्यूक्लियस थे 1.1 तो इसलिए मैंने, और उसकी एनर्जी भी 2 ही दी है उन्होंने, तो इंटू कर दिया, तो ये बन गया। तो सॉल्व करेंगे तो 7.6 हो जाएगा आपका 30.4, और ये हो जाएगा 4.4, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली इंटू 4 कर लीजिए, ज़्यादा सही लगेगा आपको ये। तो ये आ जाएगा 0 से 0 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बाइंडिंग एनर्जी दी है, आपसे पूछेंगे कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस कर दो। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा। तो जो क्यू वैल्यू और हमारी इसकी रिएक्शन है, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो हमारा काइनेटिक एनर्जी Kp है प्लस जो क्यू वैल्यू है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो ये अल्फा पार्टिकल का आया था, अब आए ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन आप तैयार कर लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, Ka-4/A इंटू
क्यू वैल्यू। तो आपको क्यू वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 5.5 और ए दिया है आपको 184, तो ये हो जाएगा 180 ओवर 184 इंटू 55, सॉल्व कर देंगे तो आएगा 5.38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लास्ट टॉपिक है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। वैसे आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जेईई एडवांस में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं हर साल कि भैया ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या बला है। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा न्यूक्लियस है, आप तो खाली एक न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं कि ये होता है न्यूक्लियस, लेकिन आगे जब जाएंगे आप तो आप देखेंगे कि इसके पीछे बहुत रिसर्च वर्क है। तो जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, इससे हम क्या, इसको एक हम क्या करते हैं कि जो लिक्विड है उसकी कंपैरिजन कर देते हैं किससे, एक ड्रॉप से। ठीक है, बहुत सारे एस्पेक्ट में ड्रॉप और न्यूक्लियस सिमिलर बिहेव करता है। तो इस मॉडल की जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ये कहते हैं जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस की वो क्या है, वो हमारे उसमें एक वॉल्यूम टर्म होता है, एक सरफेस टर्म होता है, एक हमारा कूलोम्बिक टर्म होता है, एक उसमें आपका एसिमेट्री होती है, और लास्ट में एक उसमें पेयर एनर्जी करके पेयरिंग टर्म होता है। तो ये कहते हैं कि कोई भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी हमारी मिली होती है 5 चीज़ों से। पहला वॉल्यूम टर्म, दूसरा सरफेस टर्म, तीसरा कूलोम्बिक, एसिमेट्रिक, पेयरिंग। तो इसमें अगर कभी क्वेश्चन आ गया ना तो ऐसा आ सकता है कि जो वॉल्यूम हमारा टर्म है, वॉल्यूम टर्म हमारा क्या होता है, ए बी इंटू ए, तो ये पॉजिटिव होता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा वॉल्यूम टर्म किस पे डिपेंड करता है, तो ए बी क्या है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जो वॉल्यूम एनर्जी का टर्म होता है वो ए के प्रोपोर्शनल होता है। अगर सरफेस की बात करें तो सरफेस, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, सरफेस में सरफेस का कांस्टेंट हो गया और ये आपका 2/3 पे डिपेंड करता है। और कूलोम्बिक टर्म जो आपका है वो ए सी, कूलोम्बिक का कांस्टेंट ए माइनस 2z होल स्क्वायर ओवर ए की पावर 1/3। बाकी आप मेंस में आपका नहीं आएगा। अभी क्वेश्चन आ गया तो ऐसा आ जाएगा कि जो वॉल्यूम टर्म है वो कैसे डिपेंड करता है, तो जो वॉल्यूम टर्म है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है और पॉजिटिव होता है। और सरफेस टर्म के बारे में अगर पूछ लेंगे तो सरफेस टर्म का कंट्रीब्यूशन ए की पावर 2/3 है, नेगेटिव होता है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे उसने कह दिया कि अगर मास नंबर डबल कर दें तो वॉल्यूम टर्म कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल हमारा, इसके ये रिजल्ट हैं और ये हमारा न्यूक्लियस क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपका ये अपना चैनल है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।